हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर मेकर। मैं उजाला सिंह आपके सामने लेके आई हूँ ईवीएस सब्जेक्ट, जिसमें हम बिल्कुल ही बेसिक से तैयारी करेंगे। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट, केवीएस, रीट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये ईवीएस का सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे और ये सारी टीचिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे। जो भी सिलेबस है आपका, सिलेबस में एक एक टॉपिक्स जो दिए हुए हैं उसके अनुसार हम बात करेंगे। आप किसी भी सिलेबस को उठा के देखिए, किसी भी एग्जाम के सिलेबस को उठा के देखिए, टीचिंग एग्जाम के सिलेबस को, ईवीएस अगर सब्जेक्ट है तो उसमें पहला टॉपिक होता है फैमिली। मैंने यूपी टेट का सिलेबस भी डिस्कस किया है, चाहे तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बिल्कुल ही डिटेल में सिलेबस डिस्कस किया है, सीटेट का भी सिलेबस मैंने डिस्कस किया है। पहला टॉपिक जो होता है ईवीएस का वो होता है फैमिली। तो आज हम वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फैमिली। बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये। तो पहले हम ये देखेंगे फैमिली का मतलब क्या होता है, परिवार। यह किस वर्ड से बना हुआ है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि फैमिली किस वर्ड से बना हुआ है। तो फैमिली लैटिन भाषा के फैम्युलस वर्ड से बना है। फैम्युलस लैटिन भाषा का वर्ड है फैम्युलस, जिसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सर्वेंट। सर्वेंट मीन्स दास। तो फैम्युलस का मतलब क्या होता है, सर्वेंट। तो आप कहेंगे क्या फैमिली का मतलब सर्वेंट होता है, नौकर होता है? नहीं, फैमिली का जो वर्ड है फैमुलस, उसका मतलब सर्वेंट होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसका मतलब नौकर होता है। नौकर मीन्स कि फैमिली में हम अगर फैमिली में रहते हैं तो हम एक दूसरे के लिए सर्व करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग इसका मतलब लिया गया है। ये पेपर में पूछता है कि फैमिली किस वर्ड से लिया गया है, तो लैटिन भाषा के फैमुलस वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, सर्वेंट होता है, दास होता है। आगे चलते हैं। आगे कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं, ये पेपर में एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। गांधी जी के अनुसार, देखिए ये पेपर में पूछा जाता है कि किसके अनुसार ये लाइन कही गई। यूपी टेट में ये सारी चीज़ें डायरेक्ट पूछी जाती हैं और सीटेट में भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन स्टेटमेंट वाइज पूछी जाती हैं। देखिए सिलेबस सारे ही पेपर का सेम होता है। यूपी टेट का सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड है सीटेट से। मैंने डिफरेंस भी बनाया है सिलेबस में कि किसका सिलेबस कैसा होता है, पैटर्न पे भी मैंने वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं। किसी भी एग्जाम को देने से पहले आपको ये सारी चीज़ें समझनी होंगी कि सिलेबस क्या होता है, पैटर्न, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए थ्योरी जो होता है वो सबका सेम होता है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। तो इसलिए हम फैमिली टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं। इसमें यह कहा गया, गांधी जी के अनुसार बालक को जो प्रथम 5 वर्षों में शिक्षा मिलती है वह फिर कभी नहीं मिलती। बालक को जो प्रथम 5 वर्षों में अपने परिवार के द्वारा शिक्षा जो दी जाती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और वो उसको बालक को दोबारा कभी भी नहीं मिलती, कहीं भी नहीं मिलती। परिवार द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा होती है। शिक्षा 2 प्रकार की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक जो हमें स्कूल में दी जाती है, क्योंकि आप स्कूल में बिल्कुल ही यूनिफॉर्म पहन के एकदम टाइम फिक्स होता है, पीरियड्स फिक्स होते हैं, तो इसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा, परिवार से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म पहन के और इसी टाइम पे हम सीखेंगे। नहीं, हम कभी भी हमेशा ही सीखते हैं अपने परिवार से, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। परिवार को समाज का लघु रूप एवं बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में कि मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। मिनिएचर ऑफ सोसाइटी मीन्स की मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, इसका मतलब समाज का लघु रूप। समाज का लघु रूप।
किसे कहा गया है? तो समाज का लघु रूप परिवार को कहा गया है। इसमें क्या होता है? माँ उसकी पहली शिक्षिका होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बालक की प्रथम शिक्षिका कौन होती है? तो बालक की प्रथम शिक्षिका उसकी माँ होती है। और प्रथम पाठशाला भी किसको कहा जाता है? परिवार को कहा जाता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 51 क के अनुसार माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह स्वयं के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। KVS 2023 इसमें डायरेक्ट ये अनुच्छेद पूछ लिया गया था कि माता पिता के कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिया गया है कि माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बालक को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करे, का अवसर प्रदान करे। तो ये अनुच्छेद 51 क में पूछा गया है, कहा गया है, और ये यूपी टेट में भी डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं परिवार की विशेषताएं क्या क्या है। तो परिवार की विशेषता क्या है? विवाह। परिवार में क्या होता है? जब तक कोई विवाह नहीं करेगा तब तक परिवार नहीं बनेगा। सिंगल इंसान से परिवार नहीं बन सकता है, परिवार के लिए विवाह करना आवश्यक है। प्रजनन, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, ये भी करना आवश्यक है। साझा निवास स्थान, निवास स्थान एक साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ रह रहा है कोई कहीं और रह रहा है तो उसको हम परिवार कहेंगे, उसको एक अच्छा परिवार नहीं कहा जा सकता है। परस्पर आर्थिक बंधन, आर्थिक बंधन भी अच्छी होनी चाहिए। मीन्स कि ऐसा नहीं है कोई एक कमा रहा है और बाकी सब खा रहे हैं। आज के डेट में क्या है, हर इंसान को जॉब करना जरूरी है। परिवार के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना, तो ये कुछ विशेषताएं हैं परिवार की। नेक्स्ट हम चलते हैं परिवार के प्रकार। अभी तक आपने परिवार के सिर्फ दो प्रकार सुने होंगे, एकल परिवार और संयुक्त परिवार, लेकिन उसके अलावा भी परिवार के प्रकार होते हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट ना सही लेकिन इनडायरेक्ट पेपर में ये सारे प्रकार पूछे जाते हैं। तो आप सब ने सुना होगा एकल परिवार क्या होता है, जिसमें सिर्फ माता पिता और उनके साथ उनके बच्चे रहते हैं, ये हो गया एकल परिवार। संयुक्त परिवार क्या होता है? तो संयुक्त परिवार में दादा दादी चाचा चाची माता पिता भाई बहन सब लोग रहते हैं, इससे कहते हैं हम संयुक्त परिवार। इसके अलावा आ जाता है मात्र सत्तात्मक परिवार। मात्र सत्तात्मक परिवार वो होता है जहां सत्ता, जो भी परिवार की सत्ता है, सत्ता या कह लीजिए या मुखिया, परिवार की मुखिया कौन होगी? माता होगी। तो उसे हम क्या कहेंगे? मात्र सत्तात्मक परिवार कहेंगे। वैसे ही पितृ सत्तात्मक परिवार हम किसे कहेंगे? जहां परिवार का जो सत्ता है या फिर परिवार का जो मुखिया है वो कौन है? पिता होता है, उसे हम पितृ सत्तात्मक परिवार कहते हैं। हमारे इंडिया में ज्यादातर किस प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट होता है समरक्त परिवार। यहाँ क्या है? रक्त। रक्त मीन्स हमारा जो खून है, सम मीन्स समान, मीन्स कि समान रक्त वाले व्यक्ति अगर एक परिवार में रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समरक्त परिवार कहते हैं। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो पेपर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। मैकवियर ने परिवार के कार्यों को दो रूपों में विभाजित किया है, आवश्यक और गैर आवश्यक। मैकवियर ने क्या कहा है? परिवार में दो तरह के कार्य होते हैं, कुछ आवश्यक कार्य होते हैं, कुछ गैर आवश्यक कार्य होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। परिवार में आवश्यक कार्य क्या होते हैं? जैसे कि हमें खाना बनाना है, हमें खाना है, ये क्या है? आवश्यक कार्य है। लेकिन कभी कभी लोग बैठ के बातें कर लेते हैं, घूमने चले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें गैर आवश्यक कार्य हैं। तो परिवार में इन्होंने क्या बताया कि परिवार में दो तरह के कार्य होते हैं, आवश्यक और गैर आवश्यक। नेक्स्ट, ऑकबर्न और निमकॉफ ने परिवार के कार्यों को स्नेही, आर्थिक, सुरक्षात्मक, धार्मिक, शैक्षिक और मनोरंजक क्षेत्र में वर्गीकृत किया है। उन्होंने क्या कहा कि परिवार में कितने तरह के कार्य होते हैं? बहुत अलग अलग तरह के कार्य होते हैं। उसमें से कुछ आर्थिक कार्य होते हैं, जैसे कि हम कमाते हैं तो उसके लिए कार्य करते हैं, सुरक्षात्मक हमारे सिक्योरिटी के लिए कार्य करते हैं, धार्मिक पूजा पाठ करते हैं। इसके अलावा शैक्षिक कार्य भी होते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, ये भी कार्य होता है। उसके अलावा मनोरंजक कार्य भी होता है, मीन्स कि हम मनोरंजन के लिए भी कुछ कार्य करते हैं, खेलते हैं या फिर आपस में बातें करते हैं। तो ये सारे कार्य किसने बताए? ऑकबर्न और निमकॉफ ने। प्रसिद्ध शिक्षाविद मारिया मॉन्टेसरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये,
मारिया मॉन्टेसरी ने कहा खेल बच्चे का काम है। उन्होंने क्या कहा कि खेल जो है वो किसका काम है, बच्चे का काम है, और खेल बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, बच्चों और किशोरों के लिए स्वस्थ विकास खेल गतिविधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आप अगर मेथड्स पढ़े हो, टीचिंग मेथड्स, तो हमें भी यही बताया जाता है कि बच्चों को हमें किस विधि द्वारा पढ़ाना चाहिए। तो बच्चों को हमें खेल विधि द्वारा पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे खेल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो वही लाइन यहाँ लिखा गया है, बच्चों और किशोरों के लिए स्वस्थ विकास। बच्चों का विकास अच्छे से कब हो पाएगा? जब वो खेल गतिविधियों में शामिल होंगे। पेस्टोलॉजी के अनुसार अनौपचारिक रूप से शिक्षा को दिया जाए बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है। पेस्टोलॉजी ने क्या कहा कि बालक की जो प्रथम पाठशाला है वो कौन है? परिवार है। और पेस्टोलॉजी ने ये भी कहा कि अनौपचारिक रूप से शिक्षा को दिया जाए, मीन्स कि प्राथमिक शिक्षा जो है बालक को वो अनौपचारिक रूप से भी दिया जाना चाहिए। आप देखते हैं प्राइमरी लेवल पे बच्चों को हमें क्या सिखाया जाता है कि हम बच्चों से उसके मातृभाषा में बात करें, ताकि बच्चे अपने आप को कनेक्ट कर पाए। बच्चे को ये ना लगे कि हम पे जोर जबरदस्ती करके हमें पढ़ाया जा रहा है। तो अनौपचारिक रूप से भी बच्चों को शिक्षा दिया जाना चाहिए। कब? प्राथमिक लेवल पे। तो ये फैमिली का कुछ कॉन्सेप्ट हुआ, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अब हम इस पे क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो चीज़ें इसमें थोड़ी बहुत छूट गई हों, सारी चीज़ें ऐसा नहीं होता कि हम थ्योरी में पढ़ ले, कुछ चीज़ें हमें एक्स्ट्रा भी मिलती हैं जो हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ईवीएस की पाठचर्या में परिवार एवं मित्र क्या हैं? देखिए, आप कभी भी ईवीएस पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए जो हमारा ईवीएस है, बच्चों का जो ईवीएस है वो 6 थीम्स में डिवाइड है। ईवीएस की कितनी थीम्स होती हैं? ईवीएस में हमारे 6 थीम होते हैं और डायरेक्ट इन थीम्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी सीटेट हुआ, उसमें डायरेक्ट थीम से क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा ईवीएस का थीम नहीं है। तो ये थीम आपको एकदम आपके जुबान पे रट्टा याद होने चाहिए आपको। थीम कौन से हैं? पहला जो हमारा थीम है वो है फैमिली, फैमिली एंड फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारा थीम है वो है फूड। थर्ड है शेल्टर। फोर्थ जो हमारा थीम है फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल। अभी मैं इसको हिंदी में भी बताऊंगी क्या कहते हैं। एंड 6 है थिंग्स वी मेक एंड डू। ये हमारे 6 थीम्स हैं ईवीएस के। ये थीम आप सबको याद होना चाहिए। फैमिली एंड फ्रेंड्स मीन्स की परिवार एवं मित्र। दूसरा जो है फूड, फूड मीन्स भोजन। वाटर, जल। शेल्टर, आश्रय जिसे हम कहते हैं। ट्रैवल, ट्रैवल मीन्स परिवहन। और थिंग्स वी मेक एंड डू मीन्स चीज़ें जो हम बनाते हैं या करते हैं। अगर आप सिलेबस उठा के देखें अपना, तो उस सिलेबस में ये 6 थीम्स दिए हुए हैं और इसी 6 थीम्स पे जो भी हम ईवीएस पढ़ते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, जो भी हमारे सिलेबस में है, सारे ही इस 6 थीम्स पे बेस्ड है। इसमें जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं उसके कुछ उप थीम है। जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं इसके कुछ उप थीम हैं। कितने उप थीम हैं? 4। वर्क एंड प्ले, प्लांट्स, एनिमल्स, रिलेशनशिप्स।
तो इसके ये क्या है, 4 उप थीम है। हमारे ईवीएस में 6 थीम है और जो पहला थीम है उसमें 4 उप थीम है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें ये पूछा है ईवीएस की पाठचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है। तो ये देखिए, ये रहा परिवार एवं मित्र, ये क्या है, ये थीम है। और उप थीम कौन कौन से हैं, ये 4 जो है वो क्या है, उप थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, समाजीकरण के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन औपचारिक है। आपको पेपर में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। इसमें औपचारिक साधन पूछा है, धर्म, प्रथा, परिवार या शिक्षा। तो इसमें से कौन सा औपचारिक है, जो शिक्षा है वो क्या है, औपचारिक है। परिवार किस प्रकार का साधन है, तो परिवार अनौपचारिक साधन है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि परिवार किस प्रकार से शिक्षा देता है हमें, परिवार अनौपचारिक रूप से शिक्षा देता है। इसमें औपचारिक पूछा था इसलिए हमारा आंसर शिक्षा हो जाएगा, स्कूल होता तो स्कूल हो जाता। नेक्स्ट हम चलते हैं, परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, फैमुलस, फैमिल, फेमस और इनमें से कोई नहीं। तो जो परिवार शब्द की उत्पत्ति, फैमिली की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से हुई है, जिसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है सर्वेंट, जिसे हम हिंदी में दास भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाज की मूल इकाई क्या है। इसमें पूछा गया है समाज की मूल इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई समाज की क्या है। तो समाज की सबसे छोटी इकाई पुरुष, औरत, बच्चे या परिवार। तो समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, परिवार है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। जिस परिवार में माता पिता, एक बच्चा और उनके साथ चाचा रहते हैं, वह किस परिवार का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें यह कहा गया है माता पिता और उनके साथ बच्चे, और इसमें यह भी कहा गया है कि चाचा रहते हैं। अगर सिर्फ ये कहा गया होता कि माता पिता और बच्चे रहते हैं तो वह एकल परिवार हो जाता, लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि चाचा भी साथ में रहते हैं। तो ये कौन सा परिवार हो जाएगा, संयुक्त परिवार, नाभिक परिवार, पितृ स्थानीय परिवार, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा संयुक्त परिवार। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित के कारण व्यक्तिवादी पारिवारिक प्रतिरूप तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एकल परिवार का कॉन्सेप्ट है वो हमारे देश में तेजी से बढ़ रहा है। सब यही चाहते हैं कि हम एकल परिवार में रहें। तो ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। पहला ऑप्शन है पश्चिमीकरण के अनुसार, पश्चिमीकरण। दूसरा, मुक्त जीवन शैली की कल्पना, जनसंख्या विस्फोट और महंगाई, या 1 और 2 दोनों। तो जो पश्चिमीकरण है, हम क्या हो रहे हैं, वेस्टर्न जो हमारा वेस्टर्न कल्चर जो है उसको देख के लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इस वजह से वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, लोग अकेले रहते हैं, संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट वहाँ नहीं होता है। तो वहाँ से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और फिर मुक्त जीवन शैली की कल्पना, सब यही चाहते हैं कि हम बिल्कुल ही अकेले रहें, कोई रोकने टोकने वाला ना हो, कोई बहुत ज़्यादा हम पे कंट्रोल ना करे। तो इस वजह से लोग क्या चाहते हैं कि हम एकल परिवार में रहें। तो इसका जो एकल परिवार का प्रतिरूप तेजी से बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है, पश्चिमीकरण इसका कारण है और ये भी इसका कारण है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 बोथ। नेक्स्ट, माता के पास सत्ता वाला परिवार है। मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें सत्ता किसके पास होती है, माता के पास होती है, या फिर जो घर का मुखिया होता है वो कौन होता है, माता होती हैं। तो मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय, पितृ स्थानीय। तो जो मातृसत्तात्मक परिवार है ये क्या है, इसमें सत्ता जो होती है वो माता के पास होती है। और भारत में कहाँ मातृसत्तात्मक परिवार देखने को मिलते हैं, भारत में ज़्यादातर परिवार क्या होते हैं, पितृसत्तात्मक होते हैं। अगर आप अपना भी परिवार देखे होंगे तो पितृसत्तात्मक, जो मुखिया है परिवार के वो हमारे पापा हैं। लेकिन भारत में ये क्वेश्चन पूछा गया है
कि कहाँ मातृ सत्तात्मक परिवार देखने को मिलते हैं। तो असम में, वो भी कौन, आपने सुना होगा असम में खासी जनजाति होती हैं, गारो जनजाति होती हैं, उस इन दो जनजातियों में किस तरह के परिवार देखने को मिलते हैं, मातृ सत्तात्मक परिवार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है परिवारों के टूटने के फलस्वरूप बच्चों पर होने वाली प्रतिक्रिया है। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं, माता अलग रहने लगती हैं, पिता अलग रहने लगते हैं, तो इससे बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों का अंतर्मुखी होना, बच्चों में विद्रोह पनपना, बच्चों का कुंठित होना, या ये सभी। तो कभी भी परिवार टूट जाता है तो उससे बच्चे पर बहुत ही बड़ा असर पड़ता है। वो बच्चे में दिखाई नहीं देता है, लेकिन बच्चा अंदर से बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होता है उस चीज़ों से। तो जब भी परिवार टूटता है तो बच्चों में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य हैं। आखिर हमें परिवार की जरूरत क्यों पड़ी, परिवार की परिकल्पना के पीछे आखिर कौन सा तथ्य है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मानव का सामाजिक प्राणी होना, मानव का अकेला होना, कार्य करने में परेशानी होना, उत्तरदायित्वों के निर्वाह की भावना। तो मानव एक सामाजिक प्राणी है, मानव अकेले नहीं रह सकता। कोई भी इंसान है उसको अकेले छोड़ दिया जाए तो वो एक दिन 2 दिन रह सकता है, लेकिन वो जीवन भर अकेले नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए हमें क्या होती है, परिवार की जरूरत होती है। लैंगिक विभेद क्या होता है, हमें ये बताना है लैंगिक विभेद क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा समाज में ऊंच नीच की भावना, समाज में सांप्रदायिकता की भावना, समाज में लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग अलग नियम, समाज में किसी जाति विशेष का बहिष्कार। तो जो लैंगिक विभिन्नता होती है या फिर लैंगिक विभेद जो होता है वो क्या होता है, समाज में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग नियम ऐसा नहीं है कहीं लिखा गया हो, समाज के द्वारा बनाए गए नियम है कि लड़के ये काम कर सकते हैं, लड़कियां ये काम नहीं कर सकती हैं। तो इन जो नियमों को, जैसे कि लोग कहते हैं कि लड़की है तो मैथ्स में वीक होंगी, लड़के हैं तो उनका मैथ्स अच्छा होगा, लड़की है तो पिंक कलर पहनेगी, लड़के हैं तो ब्लू कलर पहनेंगे, लड़की है तो डॉल से खेलेगी, लड़के हैं तो वो क्या बाइक्स वगैरह से, जो भी खिलौने होते हैं कार से, उनसे खेलेंगे। तो ये क्या है, ये समाज के द्वारा बनाए गए कुछ नियम हैं जिसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक विभिन्नता कहते हैं, लैंगिक विभेद कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हर बच्चा अपने डैश के साथ एक विशेष रिश्ता साझा करता है। एक बच्चे का अपनी माता के साथ बहुत ही विशेष रिश्ता होता है। इसमें यही पूछा गया है, हर बच्चा किसके साथ एक विशेष रिश्ता साझा करता है, माता, दादा, चाची, चाचा, सबके साथ ही बच्चे का रिश्ता होता है, लेकिन एक अलग कनेक्शन होता है किसके साथ, अपनी माता के साथ। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चे के जीवन में माता पिता की प्राथमिक भूमिका क्या होती है। एक बच्चा है तो उसके माता पिता की क्या उसके प्रति भूमिका होंगी। ऑप्शन नंबर ए है उनकी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनकी भावनात्मक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनकी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ऊपर के सभी। तो एक माता पिता की भूमिका क्या होती है कि वे बच्चे के सारे ही ज़रूरतों को पूरा करें, चाहे वो उनकी शारीरिक ज़रूरत हो, चाहे वो उनकी आर्थिक ज़रूरत हो। जो प्राइमरी लेवल पे प्राथमिक भूमिका इसमें पूछा गया है, तो प्राथमिक भूमिका क्या होती है कि बचपन में, मीन्स कि अभी तो हम बड़े हो गए हैं तो हम क्या हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आर्थिक भूमिका माता पिता ना निभाएं, हमें खुद से निभाना हो। लेकिन प्राथमिक भूमिका माता पिता की क्या होती है कि वो सारे ही जितने ही ज़रूरत हो बच्चों के, भावनात्मक ज़रूरत, शारीरिक ज़रूरत, आर्थिक ज़रूरत, वो सारे ही ज़रूरतों को पूरा करें। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों को समय के साथ अपना घर क्यों बदलना पड़ता है। खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लोग क्या करते हैं, नौकरी करने के लिए अपने घर से दूर जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आज के डेट में क्या हो गया, लोग पढ़ने के लिए भी अपने घर से दूर जा रहे हैं। तो अगर अभी ये क्वेश्चन आएगा पेपर में तो इसमें ऑप्शन नंबर
सी, बी एंड सी बोथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह किसने कहा था? मैंने शुरुआत में ही कहा कि डेफिनेशंस डायरेक्ट एज इट इज पेपर में पूछ लिए जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये किसने कहा कि परिवार क्या है? बालक का सर्वोत्तम स्थान है, शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक की प्रथम विद्यालय है। पेस्टोलॉजी, मैजनी, बोगार्डस या कॉम्टे। तो ये स्टेटमेंट किसका है? पेस्टोलॉजी का है। पेस्टोलॉजी ने क्या कहा कि परिवार बालक का क्या है? प्रथम विद्यालय है और शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने परिवार के कार्यों को वर्गीकरण आवश्यक और गैर आवश्यक रूप में किया है? मैंने पहले ही बताया कि किसने ये बताया कि परिवार का कार्य क्या होता है? आवश्यक होता है। कुछ आवश्यक कार्य परिवार में होते हैं, कुछ गैर आवश्यक कार्य परिवार में होते हैं। तो मैगवियर, ऑकबर्न, निमकॉफ, लैंडबर्ग। तो मैगवियर ने क्या कहा कि जो परिवार के कार्य होते हैं, परिवार में दो तरह के कार्य होते हैं, कुछ कार्य आवश्यक होते हैं और कुछ कार्य गैर आवश्यक होते हैं। तो यह किसने बताया? हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैगवियर ने। नेक्स्ट है, समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? मैंने शुरू में ही बताया कि संबंध का आधार जहां रक्त हो उसे हम क्या कहते हैं? समरक्त परिवार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए रक्त, बी विवाह, सी 1 और 2 दोनों, एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जहां संबंध का आधार रक्त हो, जहां एक समान रक्त वाले लोग रहते हों, उसे हम समरक्त परिवार कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमारे पास 16 क्वेश्चंस थे। हमने फैमिली चैप्टर का क्या समझा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, उसका क्वेश्चंस डिस्कस किए। 16 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको ये सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसके बाद हम ऐसे ही बेसिक से बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन साथ साथ करेंगे और बिल्कुल ही सिलेबस वाइज करेंगे। जो जो सिलेबस में हमारे दिया गया है वो टॉपिक्स हम करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।